बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन नाजिर है। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ 18 अप्रैल से होगा, लेकिन उससे कबल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत सी तब्दीलियाँ होती दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बाकायदा तौर पर जो नई सिलेक्शन कमेटी बनाई, उस नई सिलेक्शन कमेटी ने जो कप्तान नामजद किया है, अब वो बाबर आजम जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत करेंगे वाइट बॉल की, और वनडे और T20 में वो कप्तानी करते दिखाई देंगे। बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में जो है बाबर आजम कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे पाकिस्तान की जानिब से। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो शाहीन शाह आफरीदी को लाइल्म रखा गया। गो के मीडिया में बहुत सी बातें आती रही, लेकिन शाहीन शाह आफरीदी को इस बात से लाइल्म रखा गया है कि उन्हें कप्तानीशिप से हटाया जा रहा है। और फिर अब यह खबरें आ रही हैं, जो हमारे जराए कह रहे हैं कि शाहीन शाह आफरीदी को जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ होनी है 5 T20 मैचेस के लिए, उन्हें आराम का मौका फराम किया जाएगा। पाकिस्तान के नौजवान फास्ट बॉलर को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में मुख्तलिफ फास्ट बॉलर को आजमाने की कोशिश पाकिस्तान क्रिकेट टीम करती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ है, क्योंकि इस टीम के अंदर अहमद वसीम और मोहम्मद आमिर भी शामिल होंगे। माजी में अगर हम देखें तो बाबर आजम के अख्तलाफात आमिर और अहमद वसीम के साथ थे, और दोनों ही टीम में शामिल होंगे। तो बाबर आजम के जो वालिद हैं, उन्होंने मशवरा अपने बेटे को किया है कि सब्र तहम्मुल के साथ जो है मिल मिलाप के साथ जो है बाकायदा तौर पर इनसे मरासिम रखें और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतरी के लिए काम करते हुए दिखाई दें। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया हुआ है इकबाल मेमन साहब ने, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इकबाल साहब, सबसे पहले तो वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सी चीजें अब खुलकर सामने आ रही है कैप्टनशिप के हवाले से। वालेकुम सलाम जनाब। बिल्कुल ये है कि ये तो आपको याद होगा मोइन के आपने ना एक दफा ये सवाल पूछा था कि सेलेक्टर्स के लिए जो है मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है कि ये लोग जो है मेरिट पे डिसीजन करेंगे। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये जो है ना ये बड़ा आयरॉनिक स्टेटमेंट है, और वही चीजें मुझे लगता है कि उनको पहले ही कह दिया गया कि भाई बाबर को जो है वो आप जो है कंसिडरेशन के लिए भेजें, शॉर्टलिस्ट करके भेजें। और फिर वही हुआ कि आगे चल के उन्होंने बाबर को जो है कप्तान बना दिया। हालांकि मैं रियाजुद्दीन साहब इस बात पे बार बार जो है एम्फसाइज कर रहे थे कि भाई ये जो शाहीन शाह आफरीदी है, उन्होंने कप्तानी बहुत अच्छी की है PSL में भी। इस साल कोई ज्यादा खातिर ख्वाह उनको कामयाबी नहीं हुई, लेकिन ये कि उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये दोबारा ऐसा म्यूजिकल चेयर्स चल पड़ी और फिर उन्होंने जो है बाबर को जो है वो ले आए हैं। तो ये एक हम आहंगी नजर तो नहीं आती, लेकिन ये कि अब जिस तरह बाबर के वालिद साहब ने कहा है कि सबको साथ लेके चले, और जो बाबर के वालिद पे तो बाद में आते, थोड़ी सी बाबर पे ही कर लेते हैं बातें। बाबर आजम के हवाले से अगर हम देखें तो लास्ट 3.5 साल से वो कप्तानी कर रहे थे। एशिया कप में भी पाकिस्तान को शिकस्त हुई, वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, कोई बड़ा टाइटल पाकिस्तान को जिताने में नाकाम रहे। इस बेस पे उन्हें कौमी टीम की कप्तानी से दस्तबरदार किया गया था। तो आप समझ रहे हैं एक दफा फिर है, क्योंकि फतह उनके नसीब में नहीं थी, या वो खिलाड़ियों से जो है अच्छा काम नहीं ले सके। परफॉर्मेंस पे अगर हम बात कर लें तो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी नाकिस रही वर्ल्ड कप के अंदर। तो बाबर आजम एक दफा फिर कौमी टीम के कप्तान नामजद हो गए। लेकिन अगर जिस बेस पे बाबर आजम को हटाया गया था, क्या उस वक्त का फैसला गलत था या अब का फैसला सही है? ये उस वक्त भी फैसला गलत था और अभी भी फैसला गलत है। उस वक्त का फैसला जो है वो गलत इसलिए था कि वो एक पैनिक सिचुएशन थी और पैनिक डिसीजन था। तो और अभी भी उन्होंने एक किस्म का पैनिक डिसीजन किया है। और दूसरी बात ये कि बाबर कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर फ्यूचर में कोई भी हार जीत होती है तो उसका जो है मलबा कप्तान पे नहीं डाला जाए। तो ये सारी चीजें जो है ना वो सही नहीं है। अच्छा, और उसमें अभी शाहीन शाह का भी इसमें कमेंट्स हैं कि मैं पहले भी इनके अंडर में खेला हूं और मुझे कोई उसमें बात नहीं है कि मैं इनके अंडर में खेल सकता हूं। अब तो सेलेक्टर उन्हें आराम का मशवरा दे रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए। एग्जैक्टली उनको रिहेबिलिटेशन और रोटेशन की बातें हो रही हैं, और ऐसा मतलब लग रहा है कि उनको जो है कम मैचेस देंगे
और ये बातें मतलब हैं कि फास्ट बॉलर्स को हमने जो है वो एकदम मतलब है कि इतना ज्यादा बोझ नहीं डालना और कोशिश करके उनको जो है रेस्ट दिलानी है, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी नसीम शाह नहीं खेल सके थे। तो ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन कप्तानी के लिए मुझे नहीं समझ में आई कि वो जो वर्ल्ड कप के बाद तब्दीली की गई थी वो भी गलत थी, और अभी भी जो ये तब्दीली की गई है वो भी गलत है, क्योंकि जब आपने एड्रप्टली एक चेंज लेके आते हैं, फिर दोबारा एक एड्रप्टली एक दूसरा चेंज लेके आते हैं, फिर शाहिनशाह आफरीदी को जो है वो डाक में रखते हैं और फिर ऑल ऑफ अ सडन जो है एक फैसला हो जाता है। तो ये सारी बातें जो है ना वो समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये कि अच्छी चीज नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अब जिस तरह मैं बात कर रहा था कि शाहिनशाह आफरीदी को भी लाइल्म रखा गया, आप समझते हैं मीडिया में और सोशल मीडिया में तो बड़ी आम सी एक हफ्ते से गर्दिश कर रही थी ये खबरें, शाहिनशाह आफरीदी किस तरह लाइल्म रहे? देखें मतलब है कि एक मतलब जो जर्नलिज्म में या मीडिया में जो ये बातें चल रही थी, ये सिर्फ उनकी एंजाइटी में एक एडिशन पैदा कर रही थी और एक मतलब तकलीफ दे चीज थी। या तो ये शुरू में ही चेंज हो जाता जैसे ही सिलेक्टर्स आए थे और ये कप्तान उनको बना दिया जाता, तो वो तो फिर चले कोई मसला नहीं था, या फिर पीएसएल से पहले ही डिसीजन हो जाता। लेकिन ये कि अब उन्होंने उसको बेस बना दिया कि भाई उनकी बैटिंग भी अच्छी है, तो अब उनको जो है वो चेंज कर दिया गया। लेकिन ये कि आप देखेंगे माजी में भी ऐसे मसले रहे हैं, सरफराज को हटा के बाबर को कप्तान बनाया गया, तो ये मसले रहे हैं। और हमारे पास ये तसलसल है कि जो है म्यूजिकल चेयर्स की तरह चेंजेस होते रहते हैं, और अचानक ऑल ऑफ अ सडन एक सक्सेसफुल कप्तान जो है, क्योंकि देखिए बाबर आजम का चीज़ वर्ल्ड कप में वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, लेकिन 5वें 6ठे नंबर पे वो पहुंच गए थे, और एशिया कप में भी हम लोग हार गए। लेकिन देखें पिछले 3-3.5 साल में उन्होंने कारकर्दगी इतनी बुरी नहीं दी कि एकदम जो है उनको कप्तानी से हटाया जाए, क्योंकि एक ही टीम जो है वो वर्ल्ड कप में जीतती है, और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीमें थी वो दोनों फाइनल में आई, और एक जो है ऑस्ट्रेलिया जीत गई इंडिया से। हालांकि वो भी एक जो है लोगों के ख्वाहिशात के बरक्स हुआ डिसीजन। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई जब बुराई थी कि अगर बाबर कंटिन्यू करता उस वक्त, लेकिन आपने इतने इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट के लिए बाबर को चेंज कर दिया और फिर दोबारा शान मसूद को एज अ कैप्टन लेके आए टेस्ट मैचेस के लिए, और शाहिनशाह आफरीदी एक यंगस्टर था, उसको जो है आपने कप्तान बनाया T20 के लिए। तो मेरा ख्याल है जब आपने फैसला कर लिया तो उसको कुछ तो टाइम देते। तो अचानक जो है आपने जो है उसको कप्तानी से हटा दिया। अब ये कहना कि और मतलब है कि कमेंट्स जो आ रहे हैं डॉन न्यूज़पेपर में कि अभी वो यंगस्टर है और उसके लिए फ्यूचर है काफी अच्छा है, और वो आगे चल के भी जो है ये ऐसे मौके उनको मिल जाएंगे। तो ये चीजें तो ठीक है, एक्सक्यूजेज हैं एक किस्म के, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं से इनको फेवर मिली है जो नोट जो है वो इन्होंने बाबर को दी है। चलें, नोट बाबर को देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ है अब शाहिनशाह आफरीदी के जो सर हैं बूम बूम लाला शाहिद खान आफरीदी है, वो बयानात दे रहे हैं कि चॉइस थोड़ी सी गलत हो गई है, रिजवान को अगर कप्तान बना देते तो वो ज़्यादा बेस्ट होता। देखिए ये अगेन यही चीज़ जो है ये हमारी कॉमन डिस्कशन में थी, शहजादा, मैं, रियाजुद्दीन साहब और आप, के बेस्ट कप्तान जो इस वक्त भी नजर आते हैं वो मोहम्मद रिजवान ही आते हैं, और बड़े रिलैक्स कप्तान नजर आते हैं और बड़े कॉम्पिटिटिव कप्तान नजर आते हैं, और एक कॉम्पिटेंस नजर आता है और एक स्किलफुल कप्तान नजर आता है। तो उसमें वाकई रिजवान नंबर 1 थे, और लेकिन ये कि अब डिसीजन जो है वो बाबर के फेवर में गया है, क्यों गया है, काय के लिए गया है, ये फिर अगर हम बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी।
चलें, बात बहुत दूर तक जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी काकुल में जो है एबटाबाद में जा रहे हैं, खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से कि क्या कुछ मामलात भी कुछ होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, कुछ डिफरेंट चीज की? मैं समझता हूं कि वो एक मैसेज देंगे और एक लोगों को जो है ठंडा करेंगे, जो इनके जहन में कोई ऐसी कोई जुम्बिश हो, कोई एंग्जाइटी हो, तो उनको जो है ठंडा करेंगे और अपनी अथॉरिटी को असर्ट करेंगे कि भाई ठीक है, मैंने इसको कप्तान बना दिया है, आपने जो है ना उसके अंडर में खेलना है और जेल होके खेलना है, पाकिस्तान के लिए खेलना है और जो है जो भी मैचेस खेलेंगे वो कॉम्पिटेटिव होंगे, मुकाबला करना है, फाइट करनी है और पाकिस्तान को जितवाने की कोशिश करनी है। चले, पाकिस्तान को जितवाने की कोशिश करनी है, लेकिन अब बहुत से खिलाड़ी है, क्योंकि अब अगर शाहीन शाह आफरीदी को आराम दिया जाएगा तो हारिस रऊफ को भी आप समझ रहे हैं कि इस पैनल में रखा जाए कि उन्हें भी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज हो रही है उन्हें भी मौका फराम ना किया जाए, उन्हें भी आराम की गर्ज से जो है आराम दिया जाए। मैं तो समझता हूं कि अब जब आपके पास मोहम्मद आमिर हैं और मोहम्मद अली हैं और फिर आपके पास अब्बास आफरीदी हैं, तो इनको मौका दिया जाए और हाँ, आखिरी 2 मैचेस में आप जो है अपनी फुल टीम के साथ आए। अच्छा, इकबाल मेमन साहब, बहुत से 29 खिलाड़ी तो मुमकिन है यहाँ पर मौजूद हैं काकुल में, लेकिन बहुत से खिलाड़ियों को मौका भी नहीं दिया गया है। अगर हम देख लें तो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर है जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी परफॉर्मेंस दी और डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस दी। शाहनवाज धानी इस मुमकिन खिलाड़ी जो काकुल में कैंप लगा हुआ उसमें मौजूद नहीं है, क्या कहेंगे शाहनवाज धानी के हवाले से? बिल्कुल, ये शाहनवाज दानी के साथ तो खुली जाती है क्योंकि उनके पीछे कोई बैकिंग नहीं है। हर खिलाड़ी के बिट्स एंड पीसेस में कहीं ना कोई हाथ रखने वाला है, लेकिन शाहनवाज दानी तो बिल्कुल ही एक बैकवर्ड एरिया से बेचारा आया है और ये वो ज्वेल है जिसकी कदर जो है वो करने वाले तो करेंगे, लेकिन ये कि अभी उसकी तो मतलब है कि कदर नहीं हो रही, उसको बिल्कुल जो है फेंक दिया गया है क्योंकि उनको ये खौफ है कि अगर वो परफॉर्मेंस दे गया तो शायद बहुत सारे अच्छे फास्ट बॉलर्स को वो पीछे हटा दे। अच्छा, इकबाल साहब आपकी बात में काट रहा हूं क्योंकि परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में फाइनल में अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल करते हैं शाहनवाज दानी। पाकिस्तान सुपर लीग में क्योंकि PSL 8 में बड़ी अच्छी बॉलिंग करके दिखाई दी, उन्होंने टीम का हिस्सा बना। आप समझ रहे हैं कि जहां पर उनके साथ ज्यादती हो रही है उन्हें मौका भी फराम नहीं किया गया जहां पर उन्हें मुकम्मल सीरीज देनी थी? एग्जैक्टली मैं आपको यही कह रहा हूं कि तो ये सारे इंटीरियर सिंध के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ क्यों होता दिखाई दे रहा है? जाहिद महमूद लेग स्पिनर के तौर पर अच्छा परफॉर्म किया, टीम के साथ रहे, फिर टीम से ड्रॉप कर दिए गए, फिर नहीं पता ऐसा कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो इंटीरियर सिंध के खिलाड़ी हैं उनको ग्रूम करने की कोशिश नहीं कर रहा। देखिए, सिर्फ इंटीरियर सिंध नहीं बल्कि जब हमारे पास पोटेंशियल क्रिकेटर्स हैं, एक तो इंटीरियर सिंध के साथ तो हमेशा ही ज्यादती उन्होंने की है और सिंध के साथ ओवरऑल की है और अब जो है वो NWFP या KP के खिलाड़ी जो इतने ज्यादा हैं इसमें 29 में, लेकिन उनको भी साइड पे करके और कप्तान जो है वो उन्होंने लाहौर से बनाया, तो ये सारी चीजें नजर आ रही हैं और ये कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन ये कि ये पास में भी ज्यादतियां होती रही हैं, दोबारा भी हो रही हैं और ये है कि अब जो भी अरबाब अख्तियार हैं वो इस चीज को देखें और न्यूट्रल होके जो है फैसला करें, मेरिट पे फैसला करें, ये ना हो कि किसी गरीब का। आप समझते हैं कि जातियों के शिकार शर्जील खान भी हो गए? बिल्कुल, शर्जील खान भी हो गए। शर्जील खान कोई आजम खान की तरह कोई मतलब जो है अगर उनका भी फिटनेस का प्रॉब्लम दिखाया जाता है तो इनका भी जो है होना चाहिए फिर, मगर ये कि शर्जील खान ने तो परफॉर्मेंस करके दिखाई है, तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ भी ज्यादती हुई है। मोहम्मद हसनैन को भी फुल मौका नहीं मिला, तो ये सारी चीजें नजर तो आ रही हैं। मतलब है कि जो है लाहौर के ज्यादातर जो है या लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर्स उनको खिलाया जा रहा है, बाकी दूसरों को जो है साइडलाइन किया जा रहा है। हालांकि चैंपियनशिप जो है इस दफे इस्लामाबाद ने जीती है, पहले लाहौर कलंदर्स ने जीती थी, लेकिन रनर अप जो है हमेशा रिजवान की टीम जो है मुल्तान सुल्तान रही है, तो उनके फास्ट बॉलर्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन उनको भी मौका मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये चीजें नजर आती हैं
और क्या मतलब है कि यही 3 फास्ट बॉलर्स हमारे चलते रहेंगे या किसी और को भी मौका अच्छा, इकबाल मेमन साहब, आप तो टीम है के कप्तान है जो है बाबर आजम मुंतखब हो गए हैं, अब एक टीम के अंदर 3 से 4 कप्तान खेल रहे होंगे, क्या कहेंगे? देखें, इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज पहले बता दें। हाँ, एडवांटेजेस ये हो सकते हैं कि बाबर जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं उनके साथ, कहीं पे अगर वो परेशान होते हैं तो उनसे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इसी की बात पे आपको मैं लाइन थोड़ी सी डिस्कनेक्ट करके बात कर रहा हूं आपसे कि बाबर आजम अगर टेस्ट मैच की बात करें ना, तो कुछ अरसे कबल एक टेस्ट मैच के अंदर रिव्यू पे बड़ा मसला हुआ था, जहां बाबर आजम रिव्यू लेना नहीं चाह रहे थे, जहां पर रिजवान ने कहा था रिव्यू जरूरी है, तो फैसले तो बाबर आजम के पास हैं, लेकिन वो खिलाड़ियों से मशवरे नहीं लेते। हाँ देखें, वो तो एक अना का मसला है। अगर कप्तान एज ए लीडर अना का मसला बनाएगा तो फिर तो प्रॉब्लम में ही आएगा, क्योंकि आपने इसमें कोई इज्जत खराब नहीं होती। आप अपने सबऑर्डिनेट से या जो भी आपके कोलीग्स हैं या कंटेम्पररी प्लेयर्स हैं उनके साथ आपने मशवरा करना ही करना है, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये प्रॉब्लम्स इसी वजह से होते हैं कि जहां पे आपने अपनी अना रखी होती है, और इसी वजह से मैं समझता हूं कि हमारी जो, और तो कुछ नहीं, ये तो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, इनको कोचिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कि इनको एजुकेशन की जरूरत है, इनको लीडरशिप के कंपोनेंट्स समझाने की जरूरत है कि भाई आपने जो है मशवरा लेने में कोई हर्ज नहीं है और मशवरे में फायदा ही है। तो मैं समझता हूं कि ये अनापरस्ती जो है ना, ये हमें सिर्फ नुकसान ही देगी, फायदा नहीं देगी। चले, नुकसान ही देगी, फायदा नहीं देगी, ऐसा लगता हुआ आप दिखाई दे रहे हैं थोड़ी टीम से। लेकिन आपने जातियों की बात की तो एक और फास्ट बॉलर के हवाले से, क्योंकि मैं अक्सर शो में जो है उससे फास्ट बॉलर को बड़ा फेवर करता हूं, खासकर मैं खुद ये कह रहा हूं, मोहम्मद अब्बास के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि अब अब्बास है इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन वो ऐसा बॉलर मिला था पाकिस्तान को जो टेस्ट मैचेस में लंबे अरसे तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकता था। बिल्कुल कर सकता था जनाब, और बेहतरीन फास्ट बॉलर था और उसने बहुत सारे मैच भी जितवाए। और इस वक्त भी देखें, स्पीड का तो उसका मसला था नहीं, क्योंकि वो स्पीड में तो था ही नहीं। ठीक है, वो 128 और 132 के दरमियान की बॉलिंग कराता था। अब अगर नपी तुली बॉलिंग कराता था, ज्यादातर वो बॉल अंदर लेके आता था। ठीक है, और उसकी मूवमेंट ठीक ठाक थी। मतलब है कि ये एग्जैक्टली मोहम्मद आसिफ की तरह तो नहीं था, लेकिन ये कि उसकी बॉलिंग लेंथ एंड लाइन बहुत अच्छी थी, लंबा फास्ट बॉलर था। और ये मतलब है कि इंग्लिश कंडीशंस में, न्यूजीलैंड की कंडीशन में, साउथ अफ्रीका की कंडीशन में बहुत कामयाब जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि इसको कंसिडर करना चाहिए टेस्ट मैचेस में। लेकिन ये कि पाकिस्तान में यही होता है कि मतलब है कि डिसीजन कोई और कर रहा होता है। जो सेलेक्टर्स होते हैं उनको कितने पावर्स हैं मुझे नहीं पता, और वो कितना जो है मेरिटोरियस होके सोचते हैं। अब तो सिलेक्टर के लिए कोई पाबंदी नहीं है ना, अब तो 7 रुकनी जो कमेटी बनाई गई है सिलेक्शन कमेटी की, वो तो सभी साथ है, एक साथ हैं, कोई सरबरा नहीं है उनका। अब तो मशवरे से जो है कप्तान, खिलाड़ी और इंतखाब होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन देखें, जब बाबर आजम की डिसीजन हुई है तो उससे तो नहीं लगता कि वो इतने न्यूट्रल हैं और इतने इंडिपेंडेंट हैं कि वो अपने डिसीजंस करें। क्योंकि ये चीज हमने शुरू में ही कही थी कि जब मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा था कि मैंने इनको इंडिपेंडेंट रखा है और ये खुद ही डिसीजन करेंगे, तो मैंने बोला कि यही अल्फाजों की मार है। और इन्होंने ये दूसरे लफ्जों में ये कह दिया है कि जो डिसीजन मैं करूंगा वही जो है आपने करना है। चलें, वही आपने करना है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस काकुल में जो एबटाबाद में कैंप लगा हुआ है पाकिस्तान का, आप समझ रहे हैं, क्योंकि शाहीन शाह आफरीदी, क्योंकि मैंने कुछ देर कबल जब आपसे शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से जो बात की है कि इतनी सख्त ट्रेनिंग के बाद आप समझ रहे हैं कि शाहीन शाह आफरीदी को आराम अगर दिया जाएगा तो शायद वो रिधम नहीं पकड़ सकेंगे, क्योंकि उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ आपने सीरीज खेलनी है, फिर आयरलैंड के खिलाफ सीरीज खेलनी है। तो यहाँ आप समझ रहे हैं कि कंटिन्यू 5 मैचेस नहीं, 2 मैचेस में जरूर ड्रॉप ना किया जाए, 2 मैचेस में उन्हें जरूर मौका फराहम किया जाए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। और मजे की बात यह है कि डॉन में ये जो हेडिंग है वो है स्ट्रेटेजिक। तो स्ट्रेटेजिक का मकसद ये होता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग,
और मुझे लगता है कि देखिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब मुझे नहीं पता कि उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, क्या क्या खिलाड़ियों को डाउन करना है और फिर दूसरों को लेके आना है। तो ये तो मतलब है कि कट एंड चॉप वाली पॉलिसी नजर आती है। और जब आपने इतनी जो है ट्रेनिंग करवा दी, हेक्टिक ट्रेनिंग करवा दी, तो फिर आपको चाहिए कि वो रिदम में है तो उनको खिलाएं भी, ठीक है। और इस वक्त तो कोई उनका जो है फिटनेस का प्रॉब्लम नहीं है, तो शुरू के मैचेस तो उनको खेलने चाहिए। हाँ, आगे चल के अगर वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो फिर उनको रेस्ट कर सकते हैं वो। तो मैं समझता हूँ कि इनिशियली जो है, हालांकि मैंने ये कहा था कि अगर ये दूसरों को ट्राई करना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन आपके पास तो बॉलिंग स्ट्रेंथ लंबी है, आप पांच लाजमी नहीं है कि आप सीरीज जीतने की तरफ जाएं, आप तमाम ही फास्ट बॉलर को आप चेक कर सकते हैं, 2 T20 खिलाकर 3 T20 खिलाकर आपके पास लंबी खेप है फास्ट बॉलिंग की। हाँ नहीं बिल्कुल, मगर ये कि देखें और यहाँ पर आपको थोड़ा सा फिटनेस भी पता चल जाएंगे फास्ट बॉलर्स के, क्योंकि काफी सख्त ट्रेनिंग के बाद वो सीरीज खेल रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। शहजादा, एक चीज है ना कि देखिए न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी टीम है, और वो जब पाकिस्तान आई हुई है और इस वक्त हमारे क्राउड भी वहां पे काफी होगा, तो अगर हमने 1 या 2 इनिशियली अपने मैचेस हार गए तो हम बिल्कुल पैनिक बटन दब जाएगा सेलेक्टर्स का भी, और पूरी कौम परेशान हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, मोहम्मद आमिर हैं, नसीम शाह हैं, ये लोग जाएं, और ओसामा। लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर हम शुरू के मैचेस हार जाते हैं तो थोड़े से मसाइल होंगे, लेकिन अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड की जो टीम पाकिस्तान आ रही है उसमें सीनियर खिलाड़ी मौजूद नहीं है, सीनियर खिलाड़ी न्यूजीलैंड के IPL खेलने में मसरूफ है, तो यहां पर एक नौजवान खिलाड़ियों को पाकिस्तान टीम मौका फराहम कर ले तो वो ज्यादा बेस्ट नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये कि देखें, मैं आपको एक बात बता दूं कि उनकी जो सेकंड स्ट्रिंग टीम्स होती हैं ना, वो भी बड़ी मजबूत होती हैं। अब वो न्यूजीलैंड वो 70s वाली न्यूजीलैंड नहीं है कि जाके पाकिस्तान उनके मुल्क में भी उनको आराम से हरा के आ जाता था। अब उनके पास जो है ना ठीक ठाक खिलाड़ी हैं, फिलिप्स जैसे और मिचेल्स जैसे, और दूसरे जो साउथी की जो टीम है ना, वो ठीक ठाक टीम है, इतनी कमजोर टीम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, और यही मिस्टेक ऑलमोस्ट हमने अफगानिस्तान के खिलाफ की थी, तो हमें वो जो है उस चीज को पे करना पड़ा था। तो मैं समझता हूँ कि किसी को भी कमजोर ना समझे और हम फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएं, और ताकि जो है इनसे हम जीतें और हमारा मोराल हाई हो। अगर हम कहीं पे भी कमजोर पड़ गए तो फिर प्रॉब्लम होगी, और मोहसिन नकवी साहब भी परेशान हो जाएंगे और कलेक्टर्स भी परेशान हो जाएंगे। चलें, सेलेक्टर भी परेशान है, मोहसिन नकवी साहब भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो इकबाल मेमन साहब विकेट आप समझते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 पिंडी में 2 लाहौर में मैचेस हैं, विकेट आप क्या समझते हैं कि किस किस्म की विकेटें बनानी चाहिए? क्योंकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी विकेटें पाकिस्तान जहां पर गया था वहां मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, फिर क्योंकि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप है, तो वहां पर उस लिहाज से आप समझते हैं कि थोड़ी सी तेज विकेटें जरूर बनानी चाहिए पाकिस्तानी तेज विकेटें बनानी चाहिए। देखें, और 2020 में तो तेज विकेटें और प्लस बैटिंग पिचेस, मगर ये कि थोड़ा ऑन फास्टर साइड, तो ये जो है ना पिचेस उसमें फायदा ही होगा अपने खिलाड़ियों को और हमारे फास्ट बॉलर्स को, दोनों को जो है फायदा होगा। अगर ये चाह रहे हैं कि एक ही उसमें जो है मतलब इन्हीं मैचेस के दौरान इनको अच्छी प्रैक्टिस भी मिल जाए, क्योंकि इनके बाद इनको इंग्लैंड जाना है, वहां पे आयरलैंड से भी खेलना है और इंग्लैंड से भी शायद खेलेंगे, तो ये और फिर उसके बाद फिर वर्ल्ड कप के लिए जाना है। तो ये सारी चीजें इनको कंसिडर करनी पड़ेंगी, और जितनी फास्ट जब पिचेस होंगी उतना फायदा होगा। लेकिन फास्ट से मकसद ये नहीं है कि सिर्फ वन साइडेड हो, सिर्फ फास्ट बॉलर्स को ही फायदा दें, बैटर्स भी जो है वो अच्छी बैटिंग कर सके। चले, बाबर आजम कौमी टीम के कप्तान बन चुके हैं, टेस्ट टीम की क़यादत शान मसूदी करेंगे, लेकिन क्योंकि T20 सीरीज है पाकिस्तान की और आप समझते हैं कि इस वक्त बड़ी मजबूत टीम बाबर आजम को मिलेगी? हाँ देखें, मतलब है कि पेपरों के हिसाब से तो काफी स्ट्रॉन्ग टीम नजर आती है, और अगर उनकी सर्विसेज वो हासिल करते हैं
मतलब है कि इफ और बट्स में नहीं जाते और यही टीम को जो है वो हौसला देके और मैदान पे लाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि फिर टोटली किल पे जाए, और क्योंकि फिर उससे आपका मोराल जो है वो हाई होगा। लेकिन ये कि अगर दूसरी तरफ न्यूजीलैंड पहले 2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस देती है, तो फिर पाकिस्तान को भी एक एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि उसमें फिर चेकिंग हो जाएगी कि उनको एक कंट्रोलिंग पार्ट आ जाएगा कि भाई हमने कहाँ पे प्रॉब्लम्स है हमारे। तो ये भी एक एडवांटेज है, क्योंकि देखें सारी जीत का भी एडवांटेज नहीं मिलता, उसमें फिर हर चीज जो है वो अच्छी नजर आती है। और अगर एक आध मैच न्यूजीलैंड हार जाती है तो उससे फिर जो है हमारी सोल सर्चिंग भी हो जाएगी और हम जो है दूसरे खिलाड़ियों को भी ट्राई करेंगे। चलें दूसरे खिलाड़ी को ट्राई करते हुए दिखाई दें, क्योंकि कप्तानी की बात हो रही है तो थोड़ी और मजीद कप्तानी के हवाले से बात कर लेते हैं। आप क्योंकि आपने वनडे और T20 के कप्तान नामजद किया हुआ है बाबर आजम को, और अगर टेस्ट टीम की बात करें, कुछ देर कबल मैं इसी शान मसूद के हवाले से बात कर रहे थे, आप समझते हैं कि वहाँ पर भी अब शान मसूद की भी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं रही है, तब्दीली अगर हो रही है तो शायद वहाँ पर भी, क्योंकि टेस्ट मैचेस अब पाकिस्तान ने अभी नहीं खेलने हैं, लेकिन उससे कबल अगर मैं बात कर लूँ तो वहाँ पर भी चेंजिंग की जरूरत है, या फिर शान मसूद बेहतर चॉइस है? देखिए ये तो हमने कुछ अर्सा पहले भी यही डिस्कशन किया था कि अगर बाबर अपनी इस मतलब जो है वाइट बॉल क्रिकेट में जीत गए और जीतते हुए नजर आए या कामयाब नजर आए, तो फिर टेस्ट मैचेस में भी उनको जो है नॉड मिल जाएगी, क्योंकि वो फिर जो है एक उनके लिए जस्टिफाई करना होगा कि भाई वो जीत रहे हैं और काफी सक्सेसफुल है और एज ए कैप्टन अच्छे हैं। और क्योंकि शान मसूद के लिए ये चीज फेवर में नहीं जाती, उनको उठते ही जो है बड़ा टफ टूर दिया गया और तीनों टेस्ट मैच वो हार गए। तो ये है कि ये, लेकिन लड़ते हुए जरूर दिखाई दिए थे शान मसूद, इस बात से आप एग्री करेंगे कि एक दो मैच, एक टेस्ट तो ऐसा था कि शायद पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीत सकता था? बिल्कुल बिल्कुल। देखें शहजादा, मसला यह है कि टेक्निकल टर्म्स में अगर रैशनलाइज किया जाए तो शान मसूद इज अ गुड कैप्टन, लेकिन ये चीजें कोई नहीं सोचता। लोग देखते हैं कामयाबी, तो कामयाबी और नाकामी, तो अंग्रेजी में कहते हैं कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, नथिंग फेल्स लाइक फेलियर। तो उनके लिए तो वो फेलियर ही जस्टिफाई होगा ना कि भाई वो तो हार गए। लोग ये मतलब जितना मैं या आप जो है इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई वो लड़ते हुए नजर आए और फाइट करते हुए नजर आए, ये बातें तो हमें समझ में तो आ रही हैं, आम लोगों को नहीं आ रही हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सेलेक्टर्स कितने जो है वो इंडिपेंडेंट है या पाबंद है अपने बॉसेस की वजह से, ये तो हमें नहीं पता। तो देखेंगे फिर अब डिसीजन कहाँ होता है। और जब ये आउट ऑफ द ब्लू कप्तान बन गए बाबर आजम, तो आप क्यों समझते हैं कि बाबर आजम टेस्ट मैचेस के कप्तान नहीं बने? चलें एक थोड़ी सी बात आमिर अहमद के हवाले से कर लें। आप समझते हैं कि इन्हें जो है जो इस बेस पे रिटायरमेंट इन्होंने वापस ली है कि कौमी टीम का हिस्सा बनेंगे, और आप समझते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में इन्हें मौका फराहम किया जाएगा? देखिए, हमारी तो ये परसेप्शन ये बनती है कि जब इनको कप्तान बनाया गया था और उसके बाद भी जो है उनका ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई होगी कि भाई इनको हम वापस इसी वजह से लेके आएंगे, ये खेलेंगे। लेकिन ये कि अगर उनको फिर भी नहीं खिलाया जाता तो ये तो फिर उनके साथ ज्यादती होगी, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज को ख्याल तो रखना चाहिए इनको, और ऐसा ना हो कि इनके साथ ज्यादती हो जाए। और ये जब उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान वापस ले लिया है तो उनको बिल्कुल भरपूर मौका मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा, दूसरी ये कि जो है मोहसिन नकवी साहब भी शायद इस्लामाबाद जा रहे हैं और वहां पे शायद वो कोई सेशन भी करेंगे इनके साथ। तो हो सकता है कि ये सारी चीजें उनके जहन में हो, और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करे जो भी चीज हो पॉजिटिव हो।
चलें, हम भी दुआ गो हैं कि जो भी चीज़ों अच्छी होती हुई दिखाई दे। थोड़ी सी बात है कराची में, अगर हम बात कर लें तो इन दिनों इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट पीसीबी के अंडर के थ्रू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या समझते हैं इकबाल मेमन साहब है कि ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, फिर वनडे टूर्नामेंट का भी आगाज़ होने वाला है, आप समझ रहे कि क्रिकेट ही क्रिकेट होती हुई दिखाई दे रही है अब? नहीं, बहुत जबरदस्त इंटर कॉलेजिएट हो रहा है और फिर वुमेन्स वनडे कप स्टार्ट हो रहा है अपना जो है वहाँ पे फैसलाबाद में 17 अप्रैल से। तो जिसमें मुझे हैरत हुई कि हैदराबाद की टीम तो नहीं है, लेकिन कराची, लाहौर और मुल्तान, पेशावर, कोयटा और रावलपिंडी की टीम है। तो ये है, और उसमें जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच के लिए 20,000 भी रखे हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 50,000 रखे हैं, और तकरीबन टीम जो जीतती है उसके लिए 1 मिलियन है, और रनर अप्स के लिए 5 लाख रखे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये काफी अच्छा है। आप समझे खवातीन के लिए एक अच्छा बेनिफिट है? बिल्कुल है, और इतनी देखिए खवातीन हमारी इतनी ज्यादा खेलती भी नहीं है, और उसके हिसाब से क्रिकेट की पॉपुलेशन के हिसाब से जो है मैं समझता हूँ कि ये बहुत जबरदस्त है, और 6 टीमें खेल रही हैं, और ये उन्हीं शहरों से ज्यादातर खेल रही हैं जहाँ से हमारे पास पीएसएल की टीमें आती हैं। तो ये बहुत अच्छा होगा, और इसमें से फिर ये लोग जो है सेलेक्ट करेंगे 15 खिलाड़ी, जो नहीं सॉरी 20 खिलाड़ी जो वेस्ट इंडीज के साथ खेलेंगे। तो ये बहुत अच्छा है, मौका मिल रहा है इनको, फिर ट्रेनिंग होगी। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, और इंटर कॉलेजिएट तो हर साल होना चाहिए कैलेंडर में, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजिएट और इंटर यूनिवर्सिटी के मुकाबले। चलें, इंटर कॉलेजिएट के जो बच्चे हैं आप समझे उन्हें जो अच्छा लड़के आप परफॉर्म करें उन्हें हाई परफॉर्मेंस सेंटर तलब कर लेने जाना चाहिए। बिल्कुल हाई, क्योंकि ये वो एज है जहाँ से लड़के ग्रूम होंगे। बिल्कुल ग्रूम भी होंगे, और उनको स्टाइपेंड भी अच्छे देने चाहिए, और उनको चाहिए कि उनको ग्रूम करें ताकि जो है वो हमारा फ्यूचर का असासा है, और उनको जब मौका मिले। क्योंकि देखें शहजादा, इसमें काफी लोग जो है काफी अंडर प्रिविलेज होते हैं, जो इतने अफोर्डिंग नहीं होते, वो बेचारे शौकिया खेलते हैं, लेकिन जब उनको कोई अमाउंट नहीं मिलता तो फिर वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। तो उनको अपने आप को फिट रखने के लिए, डाइट के लिए ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो अगर आपके पास हाई परफॉर्मेंस के सेंटर्स हैं तो क्यों ना उनको यूटिलाइज किया जाए और इन यंगस्टर्स को मौका दिया जाए भरपूर तरीके से। क्योंकि हम देखते थे कि माजी में क्योंकि ऐसा ही बेशुमार जितने क्रिकेटर्स हैं वो कॉलेज की सतह पर अच्छा परफॉर्म कर कर टीम का हिस्सा बना करते थे। अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई, अब दोबारा पीसीबी ने ये इक़दाम उठाया, तो यहाँ से लेजेंड मिल सकते हैं आप लोगों को? बिल्कुल मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, और हमें मतलब इनमें उम्मीद है यही जो है यंगस्टर्स इनमें से ही अच्छे जो है इमरान खान में मिलेंगे, जावेद मियादाद मिलेंगे, सरफराज नवाज मिलेंगे, वसीम अकरम मिलेंगे। तो यही जो है हमारी नर्सरी है, और यहीं से बच्चे आएंगे। तो ये बहुत जबरदस्त खुशाइन बात है पीसीबी की। जो भी पॉजिटिव चीजें हैं हम उसको सराहते हैं, और जो भी चीजें नेशनल टर्म्स पे अच्छी हैं तो वो डेफिनेटली हम उसको प्रेज करेंगे और करते रहेंगे। चलें, आप तो बहुत सी चीज़ों को जो बाकायदा तौर पर उठाते रहते हैं थोड़ी सी, क्योंकि मोहसिन नकवी ने ग्राउंड अपडेट करने की बात की है, 3-4 ग्राउंड्स में है उसमें, लेकिन हमें थोड़ी सी बात हैदराबाद स्टेडियम की ज़रूर करेंगे क्योंकि आप भी हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या समझ रहे हैं कि नियाज स्टेडियम पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है? बिल्कुल, हमारे जो अरबाब अख्तियार हैं उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो भी ग्राउंड्स हैं जो मतलब अच्छे वक्तों में बन गए, और उनके वो भी पीसीबी का ही असासा है। अगर उनने किसी को हैंड ओवर कर दिया है तो वो चाहिए कि उनको वापस लेके उनको संभाला जाए, और उन पे भी इम्पोर्टेंट मैचेस करवाए जाए, ताकि जो है लोगों को मौका मिले। क्यों सिर्फ जो है मतलब बड़ी अर्बन सिटीज को ही एडवांटेज मिलता है, छोटे शहरों को भी मौका मिलना चाहिए, उनके खिलाड़ियों को भी मौका देना चाहिए, और उनके क्राउड को भी मौका देना चाहिए, और उन जो स्टेडियम्स हैं उन पे अच्छे मैचेस होने चाहिए। तो ये पीसीबी का विजन जो है वो होना चाहिए, और जब हम विजन की बात करते हैं तो विजन जो है वो बहुत दूर तक उनकी रसाई होती है, उनकी नजर होती है।
तो सिर्फ कराची और लाहौर तक महदूद ना रखें अपने आप। चलें लाहौर तक और हैदराबाद तक जो बात हो रही है ख़ासकर नियाज़ स्टेडियम की कि वहाँ पर हैदराबाद जो बड़े रिकॉर्ड्स इस हैदराबाद के नियाज़ स्टेडियम में बने, कुछ रिकॉर्ड्स अगर आपको याद हो इस ग्राउंड्स के हवाले से इकबाल मेमन साहब तो ज़रा ज़रूर शेयर करें लोगों को, क्योंकि मैं बिल्कुल, एक तो जलालुद्दीन ने जब वर्ल्ड का पहला हैट्रिक किया था वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और मैं वो देख रहा था उनके स्टैट्स के, उनकी बेचारे की टोटल 11 विकेटें थी 9 मैचेस में और उनको बाहर निकाल दिया गया। हालांकि अगर उनको सही मौका मिलता तो 100-200 विकेटें वो ले जाते। और इसी तरह जो है हमारे पास मुदस्सिर नजर और मोहसिन हसन खान ने सेंचुरी स्कोर की है इस ग्राउंड पर। मतलब किसने, सॉरी? मोहसिन हसन खान। मोहसिन हसन खान ने की है। मुदस्सिर नजर और जावेद मियाँजाद ने बिल पॉन्सवर्थ और उसका जो ब्रैडमैन का तकरीबन 60 साल पुराना रिकॉर्ड जो है बराबर किया था 451 रन का। तो और यहाँ पे इमरान खान ने बहुत सारी विकेटें ली थी। तो ये बड़ा कामयाब ग्राउंड है और यहाँ पे पाकिस्तान कभी भी मतलब इंटरनेशनल मैच हारा नहीं। चलें इंटरनेशनल मैच नहीं आ रहा है, पाकिस्तान के लिए बहुत से फतूहात बहुत से ग्राउंड पे बड़ी इंपॉर्टेंस रही है। कराची की नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड की तारीख देख लें तो पाकिस्तान यहाँ पर भी मैचेस नहीं आ रहा था, लेकिन फिर तारीख बदली और फिर पाकिस्तान को यहाँ पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ऐसी तारीखें बहुत हैं। इकबाल मेमन साहब, आप समझ रहे हैं कि ऐसी तारीखों से हमें बहुत कुछ सीखना भी पड़ेगा। बिल्कुल, मैं देखें मकसद ये है कि आप मेहनत तो करते हैं लेकिन कुछ लक भी होती है ग्राउंड्स की, और ये है कि ये खुश नसीबी होती है और उस इलाके के लोगों की दुआएं भी होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज का एडवांटेज हमें लेना चाहिए। जब अच्छी टीमें आती हैं तो उनके मैचेस वहां पे कराने चाहिए। और देखें होटल्स का कोई इतना इशू नहीं होता, पहले भी यही होता था कि कराची में जो है वो पीसी में अपने क्रिकेटर्स रहते थे और फिर आके हैदराबाद में मैच खेल के और फिर वो चले जाते थे। तो इतना कोई इशू है तो है नहीं। तो छोटे शहरों में मैचेस होने चाहिए और मौका मिलना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि क्रिकेट बढ़े। लेकिन अगर हम क्रिकेट को लाहौर और कराची और पिंडी तक महदूद रखना चाहते हैं तो वो एक अलग चीज है। तो मैं समझता हूँ कि अरबाब अख्तियार को ये सोचना चाहिए कि छोटे छोटे शहरों में हमें, छोटे छोटे शहरों में भी काम होना चाहिए क्रिकेट की बेहतरी के लिए। थोड़ी सी खुशी की खबर एक और आ गई है, और आलिया रियाज जो पाकिस्तान विमेंस टीम की ऑलराउंडर हैं, उन्होंने मंगनी कर ली है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर वकार यूनुस के भाई से। तो क्या कहेंगे, कितनी मुबारकबाद देंगे? सबसे पहले तो विमेंस टीम की जानिब से आलिया रियाज को बहुत बहुत मुबारक हो उनकी मंगनी। बहुत बहुत मुबारक हो उनको जनाब। और माशाल्लाह क्रिकेट फैमिली की रिश्तेदारी क्रिकेट फैमिली में ही हो रही है। तो बहुत, और आजकल कुछ ज्यादा फैमिलीज जो क्रिकेटर्स हैं वो जो है क्रिकेटर्स फैमिली में तरजीह दे रहे हैं शादियों को। हाँ बिल्कुल, वो मकसद ये है कि उसके कोई इनको एडवांटेजेस नजर आते होंगे कि उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो फ्यूचर में शायद प्रोफेशनल क्रिकेटर्स बनेंगे। तो ये उनके लिए मौका है। और एथलीट जो है वो एथलीट के साथ शादी कर रहे हैं तो ये अच्छी चीज है। मैं समझता हूँ कि ये तो जनरेशंस बड़ी अच्छी आएंगी और एथलेटिक जो है खिलाड़ी हमें मिलेंगे। तो इसमें कोई मुज़ाहिरा नहीं है। और मतलब है कि हमें वकार को मुबारकबाद देनी। बहुत बहुत मुबारक हो वकार यूनुस को भी, वकार यूनुस के भाई को भी, जिन्होंने आलिया रियाज है जो पाकिस्तान की विमेंस टीम की ऑलराउंडर है, उनके साथ उनकी मंगनी हुई है। विनर्स टीम की जानी से भी उनको बहुत बहुत मुबारक हो। इकबाल मेमन साहब, आपका बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का, और जिस तरह आप गुफ्तगू कर रहे थे बड़ी ज़बरदस्त अपने तजिए से आगाह कर रहे थे आज हमें, क्योंकि इस वक्त प्रोग्राम में टाइम कम है। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।